Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और ये उसका 10th पार्ट वीडियो है. ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स अभी अभी नए जुड़े हैं मैं बोल दूं कि प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है. बेल आइकॉन अगर दबा देंगे तो आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. बिल्कुल एंड तक वीडियो देखिए बिकॉज हर एक सेंटेंस को हर एक टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा है कि सीड और फ्रूट किस तरीके से बनता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वगैरह. ओके, अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि एक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होता है बीज का और फल का. ऑलराइट, तो रिप्रोडक्शन का गोल या एम क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में? कोई भी चीज़ जो जिंदा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, करेक्ट है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है? सो दैट अगले जनरेशन के लिए बच्चों को क्रिएट किया जा सकता है. तो अगर आम का झाड़ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आम के झाड़ देना चाहता है. ओके, अगर कोई रैबिट है तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में सारे रैबिट्स होने चाहिए. इस तरीके से स्पीशीज की कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन होती है. राइट, अब एक तरीका जैसे प्लांट्स जो हैं बच्चे या बेबी प्लांट्स दे सकता है वो है बीज बनाकर, है ना. तो बीज का बनना बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे प्लांट अपने आगे की नस्ल को पैदा करता है. करेक्ट, फ्लावर्स या फूलों की पॉलिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है सो दैट बीज और फल दोनों बन सकते हैं. ठीक है, और बीज का बनना कैसे इनिशिएट होता है, कैसे शुरू होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद. राइट, बहुत जल्दी मैं आपको वापस से सारे टर्म्स का एक इंपॉर्टेंस याद दिला दूं. पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गैमीट का फीमेल पार्ट पर आकर रुकना, मतलब इन शॉर्ट पोलन ग्रेन का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आके बैठ जाता है वो जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन है. उसके बाद पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का यूनाइट होना, ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के एंड में एक जाइगोट बनता है और फ्लावरिंग प्लांट्स में एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है. उसके बाद के जो चेंजेस है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, मतलब फर्टिलाइजेशन के होने के बाद के इवेंट्स ऐसे हम बोलते हैं. मतलब उसमें क्या क्या होता है? एम्ब्रियो का बनना जाइगोट से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का बनना, फिर पूरे ओवरी के वॉल का फ्रूट में या फल में तब्दील होना. ओके, ओव्यूल का बीज में तब्दील होना, ये सब जो प्रोसेसेस हैं इनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलते हैं. तो ऑब्वियसली बीज का बनना मतलब पहले फर्टिलाइजेशन तो होना चाहिए फिर ही बीज बनेगा. करेक्ट है. ओव्यूल के आजू बाजू में जो दो लेयर्स थे इंटेग्यूमेंट्स के, करेक्ट है, आई एम श्योर आपने अभी तक तो स्टडी कर लिया होगा, डायग्राम भी बना लिया होगा. तो अभी आपको पता है कि ओव्यूल के आजू बाजू में दो लेयर्स हैं जिसका नाम है इंटेग्यूमेंट. राइट, ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ये परसिस्ट करते हैं. परसिस्ट मतलब ये कहीं नहीं जाते, ये जहाँ है वहीं पे रहते हैं. और थोड़े टाइम के बाद इनका चेंज होता है या ये तब्दील होते हैं सीड कोट में. करेक्ट, सीड कोट मतलब क्या? बीज, अगर आप किसी भी बीज को हाथ में ले, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे किचन में कॉमन कुछ बीज तो रहते ही हैं जैसे मूंग है ना, या चने का दाना है, या इवन आपका राइस या अखा गेहूं, ये सारे जो हैं बीज ही तो हैं. अभी आप इनको अगर हाथ में पकड़ेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? बाहर का जो एक कवरिंग है जो काफी हार्ड है. नहीं, बीज सॉफ्ट नहीं होता है, नरम नहीं होता है, वो हार्ड होता है. तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये चेंज होते हैं और बीज के दो कवरिंग को जन्म देते हैं जो आपका मेच्योर बीज है. करेक्ट है. अब ये जो कवरिंग्स हैं ये एग्जैक्टली क्या है, इनको देखते हैं. अब कभी कभी बीज में दो अलग अलग कवरिंग्स आपको दिखते हैं. एक बाहर का कवरिंग जो काफी कड़क रहता है, स्मूथ हो सकता है या रफ हो सकता है, जो हमें बाहर से दिखता है उसको हम कहते हैं टेस्टा. करेक्ट है, आउटर कोट सबसे बाहर वाला. और इसके अंदर एक पतला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टेगमेन. तो बीज के ऊपर दो कवरिंग्स, बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टेगमेन. ठीक है. अब कभी कभी ओवरी के अंदर एक और टिश्यू था, याद है, ओव्यूल में, जिसको हमने नाम दिया था न्यूसेलस. अगर आपको ओव्यूल का डायग्राम याद नहीं है प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर लीजिए. ऑलराइट, तो ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू रहता है जिसको कहते हैं न्यूसेलस. नाउ नॉर्मली
ये न्यूसेलस जो है, जब बीज बन जाता है न्यूसेलस अपने आप में डिसइंटीग्रेट होता है या खत्म हो जाता है। बट कभी कभी कुछ कुछ प्लांट्स में न्यूसेलस जहां है वहीं पे रहता है, करेक्ट है। वो ओव्यूल में परसिस्टेंट बोलते हैं, परसिस्ट मतलब उसका वहीं पर रहना, खत्म नहीं होना। तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस कुछ कुछ जेनेरा में आपको देखने मिलता है, जैसे कि काली मिरी, ब्लैक पेपर, बीटरूट, है ना। और ये एक पतला बिल्कुल पेपर जैसा लेयर बनाता है अंदर, जिसका नाम होता है पेरिस्पर्म। दैट मीन्स न्यूसेलस अगर मेच्योर ओव्यूल में परसिस्ट करता है तो वो देता है पेरिस्पर्म, ठीक है। अब कुछ कुछ बीज में जो एंडोस्पर्म के अंदर का खाना है वो कंप्लीटली यूज हो जाता है। मतलब अगर एम्ब्रियो जब बढ़ रहा है और वो जब डेवलप हो रहा है, अगर उसने एंडोस्पर्म के अंदर का सारा न्यूट्रिशन खींच के खा लिया तो एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं, करेक्ट है। तो इन सम थिंग्स कुछ कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो कंप्लीटली पूरा एंडोस्पर्म खा लेता है और एंडोस्पर्म बिल्कुल बचता ही नहीं है मेच्योर सीड में। ये देखिए ये पैराग्राफ में एम्ब्रियो खाने को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है, कंप्लीटली, ठीक है। तो ऐसे बीज जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है जब बीज मेच्योरिटी पे रीच होता है, उसको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। फॉर एग्जाम्पल मटर का दाना, बीन्स का दाना, एक्सेट्रा। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो यूज तो करता है न्यूट्रिशन लेकिन पूरा नहीं करता। तो ऐसे बीज में हमें एंडोस्पर्म जो है अच्छी तरीके से दिख जाता है और हम एक्चुअली बीज का बड़ा हिस्सा एंडोस्पर्म ही होता है। कभी कभी हमें जाइगोट दिखता ही नहीं है, ओनली एंडोस्पर्म दिखता है। तो ऐसा बीज जिसमें एंडोस्पर्म या एल्ब्यूमिन, ओके, मेच्योरिटी के बाद भी अभी भी बचा हुआ है, पूरा यूज नहीं हुआ है, ऐसे बीज को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक बीज या एल्ब्यूमिनस बीज। फॉर एग्जाम्पल कैस्टर हो गया, एरंडेल जिसमें से तेल निकलता है, नारियल, ओके, आपका मकई, ये सब जो है, नारियल की जो मलाई है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एल्ब्यूमिन है या एंडोस्पर्म है, करेक्ट है, पानी भी वही रहता है। सो ऑब्वियसली सीड में ये बचा हुआ है, तो इनको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, करेक्ट है। कॉटिलिडन्स, अब कुछ कुछ सीड्स में जहां एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो गया है वहां पे कॉटिलिडॉन खाने का स्टोरेज करने का काम करते हैं, और दूसरों में ये कॉटिलिडॉन्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। मतलब अभी तक प्लांट पूरी तरह से बना नहीं है तो उसमें यू नो जो पत्ते हैं, लीव्स हैं या ग्रीन पार्ट्स हैं वो नहीं है। तो जब नया प्लांट जन्म ले रहा है फ्रॉम बीज के अंदर से, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, राइट। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस जो है ये कॉटिलिडॉन्स खुद करते हैं। बाद में जैसे जैसे झाड़ बढ़ता है, प्लांट बढ़ता है, उसमें पत्ते आते हैं और फिर पत्ते फोटोसिंथेसिस का काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब और एक चीज, मेच्योर बीज में जो माइक्रोपाइल था ना, छोटा सा होल या पोर, ये माइक्रोपाइल वैसे का वैसा ही रहता है। तो जब सीड कोट बनता है टेस्टा और टेगमेन, राइट, उसके अंदर भी एक छोटा सा होल रहता है जिसके थ्रू पानी अंदर बाहर जा सकता है और ऑक्सीजन भी अंदर बाहर जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये बीज जो है ये बाहर से इतना हार्ड है, करेक्ट है, लेकिन जब ये जमीन में गिरेगा तो इसने पानी अब्सॉर्ब करना चाहिए ना। जब तक पानी अंदर नहीं जाएगा, जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, तो अंदर का जो छोटा प्लांट है, जो एम्ब्रियो है, वो इस बीज के कवरिंग को तोड़ करके बाहर कैसे आएगा। तो कोई ना कोई तो गेटवे, कोई रास्ता होना चाहिए ना। तो वो गेटवे या वो रास्ता है माइक्रोपाइल, राइट। इस चीज को आप आसानी से घर में टेस्ट कर सकते हैं। यू नो व्हाट यू कैन डू, चना होता है ना, जो चने को लेने का बड़ा वाला, थोड़ा दिखने में इजी होता है, बाकी आप किसी भी बीज के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। चने का बीज लीजिए और उसको पानी में भिगा के रखिए करीब 2-3 घंटे, राइट। अगर ब्राउन चना है तो 2 घंटा इनफ है, अगर व्हाइट वाला चना है तो उसको ओवरनाइट आपको भिगाना पड़ेगा, 8-10 घंटे। और बाद में नेक्स्ट डे जब वो सफिशिएंटली सॉफ्ट हो गया है, उस बीज को उठाइए और हल्के से उसको दबा दीजिए। आपको दिखेगा एक या तो दूसरे एंड से थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे पानी के बबल्स निकलते हुए, ऑलराइट, छोटे छोटे ऐसे बबल्स निकलेंगे, राइट। वो बबल्स क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर माइक्रोपाइल है, वो होल है जिसके अंदर से पानी जाता है, और जब आप स्क्वीज करते हैं तो पानी और ऑक्सीजन दोनों वहां से बाहर निकलता है, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप माइक्रोपाइल को फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रूट की डेवलपमेंट होती है हार्मोन से, ये तो हो गया सीड।
राइट। तो अभी एक डाइकोटिलेडोनस सीड का डायग्राम दिया है, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो ये बीन्स का सीड है, करेक्ट है, या तो आप इवन राजमा को देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही दिखेगा वो। तो अगर आपने उसको पानी में भिगा भिगा के फिर उसको आपने स्प्लिट ओपन किया तो आपको सीड कोट्स दिखेंगे दो, बाहर का टेस्टा अंदर का टेगमेन। ये जो दो ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे आम जैसे शेप में, ये होते हैं कॉटिलेडॉन्स, करेक्ट। ये कॉटिलेडॉन्स इनिशियल टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, बाद में ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर एक्चुअल पत्ते वगैरह आते हैं। ये पार्ट जो वाइट है ये रेडिकल है, करेक्ट। अगर आप मूंग के दाने या चने के दाने या किसी भी दाने को भिगा करके फिर उसका पानी निकाल के उसको आप ऐसे ही रखे रहेंगे अंधेरे में, तो आपको दिखता है कि एक वाइट कलर का स्प्राउट आता है, मोड़ आता है जिसको हम बोलते हैं, है ना, उगा हुआ। तो वो जो उगा हुआ व्हाइट कलर का पार्ट है वो क्या है, वो ये रेडिकल है जो बाहर निकल के आता है फ्रॉम द कॉटिलेडॉन्स, बाहर निकलता है, करेक्ट है। तो वो रेडिकल है, रेडिकल से आपको आगे जाके रूट्स मिलते हैं जो जड़ें हैं, राइट। रेडिकल के ऊपर हाइपोकॉटाइल, ओके, हाइपोकॉटाइल के बाद आता है एपीकॉटाइल, राइट। और ये पूरा जो सेक्शन है ये है एम्ब्रियो, राइट। बीज में से जब अंकुरित होता है तो नीचे से रेडिकल जड़ देता है, एपिकॉटाइल, प्लूम्यूल एक्सेट्रा ऊपर चला जाता है, और प्लूम्यूल से आपको ग्रीन पार्ट या स्टेम मिलता है जिसमें पत्ते वगैरह सब होंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, काफी सिंपल है। अब आगे का देखते हैं कि फल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जब बीज डेवलप होता है तो बीज के अंदर से कुछ हार्मोन्स या ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये रिलीज होते हैं। इन हार्मोन्स के कारण बाहर का जो ओवरी है वो भी धीरे धीरे चेंज होता है और वो बदल जाता है फल में, करेक्ट। तो जैसे पहले कहा गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है सबसे पहले, फिर ओवरी जो है ये डिफरेंशिएट होता है, ये चेंज होने लगता है, और ये आपको देता है फल। ओवरी का वॉल फल का बाहरी हिस्सा या बाहरी लेयर देता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प, ओके। पेरिकार्प क्या है, फल का बाहर का कवरिंग, राइट। अब पेरिकार्प को हम टिपिकली 3 लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, जो डिफरेंशिएट होते हैं इनसाइड अ फ्लैशी फ्रूट लाइक मैंगो, कोकोनट एक्सेट्रा। डिफरेंशिएट, हाँ, अलग अलग 3 लेयर्स में वो डिफरेंशिएट होता है, करेक्ट है, फाइन। अब देखते हैं कि सीड और फ्रूट का बनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बीज तो क्या है, बीज हमें पता है कि बीज से आता है नया प्लांट, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैं तीसरा पॉइंट जो है वो पहले ले रही हूँ। तो बीज, हमें पता है बीज के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है, और वो छोटा एम्ब्रियो जो है वो बेबी प्लांट या नया प्लांट देने वाला है, करेक्ट। तो सीड तो इंपॉर्टेंट है। अब फ्रूट क्यों चाहिए, फ्रूट जो है ये बनते हुए सीड को खाना प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट, सबसे पहली बात है ना, जो खाना चाहिए वो फ्रूट से आता है, फल से आता है। सेकेंड थिंग, फल क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है, बीज को अपने अंदर सेफली प्रोटेक्ट करके रखता है, सो दैट अगर फ्रूट जमीन पर गिर भी जाए तो बीज डायरेक्टली किसी भी चीज को एक्सपोज नहीं होता है, टाइम लगता है, तभी तक वो डेवलप हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। बीज और फल दोनों के अंदर ऐसे कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं जिससे वो दूर दूर तक फैल सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल, दूर दूर तक फैलने को हम कहते हैं डिस्पर्सल। और इस तरीके से एक ही स्पीशीज बहुत दूर दूर तक फैल सकता है। सिंपल एग्जांपल है, मैंगो का झाड़ है, आम का, अगर आम का झाड़ आपको 100 फल देता है और सारे 100 फल एक ही जगह पे गिर जाएं, तो क्या होगा, क्या वो 100 फल एक ही जगह पे एक ही झाड़ के नीचे 100 छोटे छोटे झाड़ बना सकेगा, नहीं बना सकेगा, क्योंकि बड़े झाड़ के छाया में ओके दूसरा जो झाड़ है वो ग्रो नहीं कर सकेगा, उसको ना तो इनफ सॉइल में न्यूट्रिशन मिलेगा ना तो सनलाइट मिलेगा, है ना, बहुत ज्यादा फाइट हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे वो फल हो या चाहे वो सीड हो, ओके, उनके कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे वो मेन झाड़ से बहुत दूर जा करके गिरे, करेक्ट, और उससे दूर दूर तक उस झाड़ को हम फैला सकते हैं, करेक्ट है। अब आते हैं एक क्रूशियल टर्म पे जिसको हम कहते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी एक ऐसा स्टेट है जिसमें ऑर्गेनिज्म टेम्पररीली अपने मेटाबॉलिज्म को रोक लेता है या बहुत कम कर लेता है, ओके। तो आपको पता है मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, सेल में या सिस्टम में होने वाले अलग अलग रिएक्शंस, करेक्ट है, और रिएक्शन की वजह से कोई चीज ग्रो होती है या अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो भाई डोरमेंसी का क्या मतलब है,
कोई ऑर्गेनिज्म या कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है ओके जो टेम्पररी कुछ समय तक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कम करता है या रोक लेता है, करेक्ट है। तो डोरमेंसी एक स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट है, अरेस्ट मतलब स्टॉप करना, मेटाबॉलिज्म को रोकना, सो दैट ऑर्गेनिज्म ओके कुछ टाइम तक सरवाइव कर सके अगर एनवायरमेंटल कंडीशन खराब है। तो मान लीजिए कि बीज नीचे सॉइल में गिर गया है लेकिन सॉइल में पानी नहीं है या पीएच बहुत ज्यादा है या कोई और चीज है जो बीज को मार देगा, तो बीज के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब तक ये सिचुएशन सुधरता नहीं है तब तक वो वैसे का वैसे ही रहे बिना किसी चेंज के। इस स्टेट को हम कहते हैं डोरमेंसी। ओके, डोरमेंसी या तो स्ट्रक्चरल या तो फिजियोलॉजिकल एक तरीका है जिससे वो पर्टिकुलर सिस्टम जो है सरवाइव कर सकता है ज्यादा टाइम तक। ओके, अब ये हमको कैसे देखने मिलता है, जैसे मान लीजिए एक आम का झाड़ है अगेन और उसमें 100 अलग अलग बीज बन रहे हैं। अब 100 के 100 बीज जो हैं भले ही वो मैच्योर बीज हो, वो जिंदा हो, वो नया प्लांट दे सकते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं करेंगे। आपने 100 सीड्स लिए और जमीन में डाल दिए, जमीन में चाहे कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन हो, पानी हो, पीएच के कंडीशंस अच्छे हों, फिर भी ओके ये बीज इमीडिएटली अंकुरित नहीं होंगे, फेवरेबल कंडीशन होगा तो भी, करेक्ट। और ये अपने आप को रोक के बैठे रहते हैं, डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। और इस डोरमेंसी के वक्त जब जानवर ऊपर से चल के जाते हैं या बारिश होती है ओके या हवा चलती है, तो ये बीज एक से दूसरी जगह पे मूव होते रहते हैं, डिस्पर्स होते रहते हैं, करेक्ट। जब उनकी डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाएगी, मतलब अंदर एक अलार्म क्लॉक जैसे लगा हुआ है कि मैं 5 महीने के बाद डोरमेंसी तोड़ूंगा, मैं 1 साल के बाद तोड़ूंगा, मैं कुछ हफ्तों के बाद तोड़ूंगा, जैसे ही उनकी डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाती है वो सीड वहां पर अंकुरित होगा। तभी तक बीज दूसरे दूसरे जगह पे फैल चुका होता है, करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डोरमेंसी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि झाड़ जो है वो उठकर कहीं जा नहीं सकता। तो ये एक ही तरीका है जिससे झाड़ ये मतलब तय करता है कि एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, किलोमीटर किलोमीटर तक, दूर दूर तक सीड्स को कैसे हमें फैलाना है, करेक्ट है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है डोरमेंसी का, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कुछ सीड्स जो बहुत टाइम तक डोरमेंट रह सकते हैं, ये थोड़ा एक्सट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल लुपिनस आर्क्टिकस, ठंडे आर्कटिक रीजन में रहने वाला पाइन ट्री जैसा है, कॉनिफरस झाड़ है, और उसका पता है बीज कितने सालों तक जमीन में रह सकता है बिना अंकुरित हुए, 10,000 साल, और उसके बाद वो जर्मिनेट हुआ। फिनिक्स डैक्टिलोफेरा अगेन 2000 साल। कुछ कुछ जो बीज है वो बहुत शॉर्ट टाइम में मर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस, इमीडिएटली कुछ हफ्तों के अंदर अगर इसे पर अच्छा मतलब माहौल नहीं मिला तो ये मर जाएगा। कुछ सीड्स इतने छोटे होते हैं कि ये बड़ी आसानी से हर जगह फैल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइगा, ऑर्किड्स, ओरोबैंका एटसेट्रा, करेक्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अभी हम देखते हैं एपोमिक्सिस और ये फेनोमेनन क्या है। एपोमिक्सिस में, ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन ये सेक्सुअल से नहीं, एसेक्सुअल मेथड से होता है। तो इसमें ना तो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, करेक्ट। कभी कभी इसको अनयूजुअल या स्ट्रेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जहां पे ना मेयोसिस होता है और ना तो सिंगमी होता है। अगर आपको टर्म्स पता नहीं है प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कीजिए, करेक्ट है। एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर डायरेक्ट बनता है और ओव्यूल डेवलप होता है बीज में, ठीक है। एपोमिक्सिस में गैमेटोफाइटिक ऑर्गन या सेल ओके एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर देता है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना, और इसे हम कहते हैं एपोगैमी। ओके, टर्म को अच्छे से समझना है। अगर गैमेटोफाइटिक सिस्टम है मतलब हैप्लॉइड सिस्टम है और हैप्लॉइड सिस्टम से आपको एम्ब्रियो मिलता है वो भी बिना फर्टिलाइजेशन इवेंट के, तो इसे हम कहते हैं एपोगेमी। सिमिलरली अगर स्पोरोफाइटिक सेल जो पहले से डिप्लॉयड है, ये अगर डिप्लॉयड गैमेटोफाइट देता है डायरेक्टली और इसमें मियोसिस बिल्कुल होता ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। और ये एग्जाम्पल है ऑरेंज और मैंगो का, करेक्ट है। गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, हम किंगडम प्लांटे में 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं उसकी चीज को स्टडी किया है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि नहीं तो आपको नीट में भी समझने में दिक्कत होगी, करेक्ट है। ओके, सो ये चीज ओके। मेन कैटेगरीज जो एपोमिक्सिस के हैं वो है ये रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसमें एम्ब्रियो सैक
या तो आर्किस्पोरियल सेल से बनता है या तो न्यूसेलस के किसी हिस्से से, ठीक है। डिप्लोस्पोरी ऐसा सिचुएशन है जहां पे रेड एम्ब्रियो सैक को डायरेक्टली डिप्लॉयड मदर सेल से पाया जाता है या बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेरैक्सिकम। एपोस्पोरी में न्यूसेलर सेल डायरेक्टली एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक को जन्म देते हैं, करेक्ट है। ये है रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, राइट, इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसमें टिपिकल मायोटिक डिवीजन होता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, ओके। एम्ब्रियो या तो एग से डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस या किसी और हैप्लॉइड सेल, गैमेटोफाइट के किसी भी हैप्लॉइड सेल से एपोगेमी के थ्रू बनेगा, करेक्ट है। जो प्लांट्स ऐसे बनते हैं ये जनरली स्टेराइल है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ओके, ये गैमेट्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल निकोशियाना। तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसमें एम्ब्रियो डायरेक्टली सोमैटिक न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से बनता है। देखिए कितना स्ट्रेंज चीज है, न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन जाता है। नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो भी बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो टिपिकल हमने स्टडी किया। साथ में इसमें से भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनता है, तो बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं। इसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी और ये बहुत कॉमन है मैंगो, ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा में, करेक्ट है, ओके। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, ऑब्वियसली अगर आप एपोमिक्सिस कर रहे हैं तो इसमें कोई भी सेक्सुअल कंपोनेंट है ही नहीं, तो जो भी प्लांट्स बन रहे हैं ये सारे प्लांट्स जेनेटिकली एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे, मतलब ये क्लोनल प्रोपगेशन होगा, ठीक है, ओके। सो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस सिस्टम वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट कि आपको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। कंटिन्यू टू स्टडी एंड प्लीज कीप फॉलोइंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।